बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 31 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 32 मुलाहिजा फरमाएं। क्या देख रहे हो शमरोद? दुर्गा के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं इस तरह उछला जैसे मेरे पैरों के नीचे आग भड़क उठी हो। सीता लाख कोशिश करे उसकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। दुर्गा मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। वो तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर गिरफ्तार करने के लिए कश्मीर गई थी। मैं जानती हूँ जिस काम का अज़म कर लेती उसे अधूरा नहीं छोड़ती। मुझे उसके वापिस आने का पता चल गया था और ये भी मालूम हो गया था कि तुम उसके साथ हो। वो जिस तरह तुम्हें साल लिए छुपती फिर रही थी, उससे मुझे अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि वो तुम्हें अपना भगवान मान चुकी है, जिसके लिए उसने हिंद सरकार से दुश्मनी मोल ली, अपने कदर को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। मैं उसके इंतखाब की दाद देती हूँ। मेरा दिमाग सुन रहा था, सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। मैं खामोश खड़ा उसे देखे जा रहा था। ये सब कुछ तुम्हें सीता ने बताया है? बिलाकर मेरे होंठों को हरकत हुई। मेरी आवाज कपकपा रही थी। बिल्कुल नहीं। दुर्गा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारे ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद वो भी सो गई थी और अभी तक सो ही रही है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? इवनिंग पेपर से। दुर्गा ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बड़ी दिलचस्प और सिनसनीखेज स्टोरी है। मैं बताऊंगी तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वो अखबार रखा है, खुद ही पढ़ लो। उसने सोफे के सामने शीशे के टॉप वाली काफी टेबल पर पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। 1 घंटा पहले मैं सब्जी भाजी लेने के लिए बाजार गई तो अखबार भी ले आई। तुम वहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं बाहर लान में बैठूंगा, चाय वहीं ले आना, मैंने जवाब दिया। मैं बाहर बरामदे में आ गया। शाम का धुंधलका फैल रहा था। मैं बरामदे से निकलकर फुआरे वाले लान की तरफ चलने लगा। मैंने दबीज घास पर पहला कदम रखा ही था कि दोनों लान के फैंसी लैंप पोस्टों की बत्तियां जल उठी। ये बत्तियां अंदर ही से दुर्गा ने जलाई थी। मैं एक लैंप पोस्ट के करीब बेंच पर बैठ गया और अखबार खोलकर अपने सामने फैला लिया। हिंदी अखबार था। मैं हिंदी बोल तो सकता था मगर पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अटक कर पढ़ने की कोशिश करता रहा लेकिन कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि पुलिस उस हवेली तक पहुंच गई थी और गंजे बदमाश की लाश दरियाफ्त कर रही थी। बरामदे की तरफ से आठ पाकर मैंने उस तरफ देखा। सीता चली आ रही थी। उसके चेहरे से नींद महसूस हो रही थी और बाल बिखरे हुए थे। वो आंख खुलते ही बाहर चली आई। मैं कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सो गई थी। वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, तुम ओह। वो बात करते करते रुक गई क्योंकि उसकी नजरें भी मेरी गोद में पड़े हुए अखबार पर जम गई। वो खबर हेडलाइंस में थी। उसने अखबार उठाकर अपने सामने कर लिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सिंदनी और आंखों में वहशत सी फैलती जा रही थी। पूरी खबर पढ़ने के बाद उसने सर ऊपर उठाया था। ये पढ़ा तुमने? उसने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखा। कोशिश की थी। मैंने कहा, हिंदी ठीक से नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इतना समझ सका हूँ कि पुलिस हवेली में पहुंच गई है। अलबत्ता दुर्गा ने कुछ बातें बताई थी जो शायद इस अखबार में नहीं है। पुलिस ने कैप्टन गोपाल की लाश बरामद कर ली, सीता ने कहा। क्या? मैं उछल पड़ा। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, सीता ने अखबार पर हाथ मारते हुए कहा। एक खुफिया इतला मिलने पर पुलिस हवेली में दाखिल हो गई थी। महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में पुलिस का दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं। वो इतला मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने हवेली पर छापा मारने के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत हासिल की और पुलिस पार्टी एक मजिस्ट्रेट के साथ हवेली पहुंच गई। पहले हवेली के मुलाजिम चतुन सिंह को भी तलाश करने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम होकर पुलिस वाले दीवार फलांकर हवेली में दाखिल हो गए और अंदर से फाटक खोल दिया। इमारत में दाखिल होने के लिए उन्हें बरामदे वाले दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ा था। यह आज दिन 11 बजे की बात है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, पुलिस ने गंजे की लाश फौरन ही दरियाफ्त कर ली। हवेली की तलाश के दौरान हमारे बेडरूम से उन्हें कल्पना के और मेरे फटे हुए कपड़े भी मिल गए और छत पर खून आलूद कालीन भी मिल गया। कालीन पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे, जिससे पुलिस को शुबा हुआ कि उस गंजे के अलावा वहां कत्ल की कोई और वारदात भी हुई थी। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। गेट के पास रवच की बजरी पर भी खून के धब्बे मिले थे। हम कैप्टन गोपाल की लाश को वहां से घसीटकर पिछली तरफ ले गए थे। पुलिस जगह जगह खून के धब्बों का ताकुब करती हुई हवेली के पिछली तरफ पहुंच गई, जहां ताजा खुदी हुई जगह देखकर उन्हें शुबा हुआ और गड़ा खोदकर कैप्टन गोपाल की लाश भी बरामद कर ली। कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना है। हवेली के एक कमरे से मिलने वाले फटे हुए जनाना कपड़े भी पुलिस के उस शुबे को तकवीयत देते हैं। पुलिस ने हवेली से लातादाद फिंगरप्रिंट्स महफूज कर लिए हैं और गंजे की लाश में पेवुस खंजर भी अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हतमी नतीजा अखज किया जा सकेगा। कैप्टन गोपाल की लाश मिलने के बाद छावनी में भी इतला दे दी गई और फौज के पास बड़े अफसरान वहां पहुंच गए।
हवेली के मुलाजिम चतुन सिंह को भी दोपहर 2 बजे के करीब तलाश कर लिया गया, मगर उसने उस सारे वाक़े से लाइलमी का इजहार किया और गुज़िश्ता रोज अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। अस्पताल के जराये ने इस अमर की तस्दीक कर दी कि चतुन सिंह को कल शाम 6 बजे के करीब जख्मी और बेहोशी की हालत में लाया गया था और वो पूरी रात हॉस्पिटल में रहा। सुबह 8 बजे के करीब उसका एक अजीज इतला पाकर उसे ले गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन गोपाल और गंजे को गुज़िश्ता रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दौरान किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने जयपुर में पिताजी को भी खबर कर दी वो कल दोपहर से पहले किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। अखबार की इतला के मुताबिक महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में दोहरे कत्ल की वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है। एक फौजी अफसर का कोई कत्ल मामूली बात नहीं। इंतजामिया की मशीनरी और पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई। सूरत-ए-हाल वाकई संगीन हो गई है। मैंने कहा, गंगूर उस बड़े ठाकुर के बारे में कोई खबर? मैंने कहते हुए बरामदे की तरफ देखा। कल्पना और दुर्गा बरामदे से निकलकर हमारी तरफ ही आ रही थी। कल्पना ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के कप रखे हुए थे। पूरे अखबार में कहीं भी उन दोनों का कोई जिक्र ना था। सीता ने जवाब दिया, वो गंजा गंगू के हाथों मारा गया और ये तो मुमकिन ही नहीं कि कत्ल की इतला उसने पुलिस को दी हो। मैंने कहा, अलबत्ता इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसने वापस जाकर बूढ़े ठाकुर और रामचंद धोबी को सूरत हाल से आगाह कर दिया हो और उन दोनों में से किसी ने खुफिया तौर पर पुलिस को खबर कर दी हो सकता है, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। लेकिन दुर्गा और कल्पना के करीब आ जाने से उसने जुमला मुकम्मल नहीं किया। दुर्गा हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई दूसरे बेंच पर बैठ गई। कल्पना ने ट्रे फुवारे की होज की मुंडेर पर रख दी और एक कप उठाकर पहले सीता को दिया और दूसरा कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे चाय देते हुए उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने तीसरा कप दुर्गा के हाथ में थमा दिया और आखिरी कप उठाकर दुर्गा के करीब बेंच पर बैठ गई। गुज़िश्ता रात हवेली में जात पात के हवाले से सीता की बातें सुनकर और अपने साथ उसका रवैया देखकर उसने भी फौरन ज़हन से ऐसी बातें निकाल दी थी और हमारे बराबर उठती बैठती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी जल्दी नजरें झुका ली। वो नहा कर आई थी और निकरी निकरी लग रही थी। ये सब क्या है सीता? दुर्गा ने चाय की चुस्की लेते हुए सीता की गोद में पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ करूंगी या तुम्हारे साथ गैरों जैसा सलूक करूंगी? तुमने ऐसा क्यों सोचा सीता? सीता ने उठकर चाय का कप होद की मुंडेर पर रख दिया और दुर्गा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। दुर्गा देवी, वो मिनमिनाई, तुम वाकई ही देवी हो। दुर्गा ने अपना कप बेंच की साइड में गाज पर रख दिया। एक नजर मेरी तरफ देखा और सीता के बालों में उंगलियां फेरने लगी और फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की। सीता इस तरह उछली जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो परेशान नजरों से दुर्गा की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात कह दी? दुर्गा ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। किस तरह छुपाओगी इस हीरे को लोगों की नजरों से? अब मैं समझ गया कि दुर्गा ने सीता के कान में क्या सरगोशी की होगी। सीता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो दुर्गा के सामने से हट गई और रोज की मुंडेर से अपना चाय का कप उठाकर मेरे करीब आ गई। दुर्गा देवी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, हीरो की पहचान हर एक को नहीं होती और फिर जो शख्स ऐसी कीमती चीज अपने पास रखता है उसकी हिफाजत करना भी खूब जानता है और मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा अपनी हर चीज की हिफाजत की है। एक शख्स ने धोखे के बल बूते पर मेरी मताया छीनी थी और उसका अंजाम भी तुम देख चुकी हो। सीता ने कैप्टन गोपाल का नाम लिए बगैर कहा, जिसे वो अपने इंतकाम का निशाना बना चुकी थी और ये मुझे अपनी मता से भी ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जान लड़ा दूंगी मगर इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ दुर्गा ने इस बात में सारी लाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसे कब तक दूसरों की नजरों से छुपाओगी? जब तक मुमकिन हो सका, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, दुर्गा ने गहरा सांस लिया। तुम विश्वास लेकर मेरे पास आई हो और मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगी और मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। अगर मुझे विश्वास ना होता तो यहाँ ना आती, सीता ने कहा। बहरहाल बाकी बातें बाद में किसी वक्त होंगी, इस वक्त कोई ऐसा जिक्र मुनासिब नहीं। उसने आंख से कल्पना की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस अखबार में लिखा है कि पिताजी की हवेली में होने वाली दुर्घटना के बारे में इतला दी जा चुकी है और वो कल दोपहर के बाद किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या पिताजी अब भी यहीं आकर ठहरते हैं? मेरा मतलब है तुम्हारे पास। तुम्हारे पिताजी को शायद अब मुझसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। दुर्गा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। आखिरी मर्तबा वो 5 महीने पहले आए थे और मेरे पास सिर्फ एक रात रहे थे। उनका ज्यादा वक्त जिठानंद के साथ गुजरता है। उसकी हवेली में राग रंग की महफिलें सजती हैं। अब देखो वो कहाँ ठहरते हैं। मुझे तो अभी तक उन्होंने फोन पर इतला नहीं दी। जिठानंद तो सुना था कि हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला है। उसने शायद स्विट्जरलैंड में जगह खरीद ली है, बाकी जिंदगी वहीं गुजारने का इरादा रखता था, सीता ने कहा। गया था, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 महीना रहकर वापस आ गया।
चिट्टी चमड़ी वाली मेमो ने उसके नखरे बर्दाश्त नहीं किए। ये हिंदुस्तानी औरतें ही हैं जो उन बुड्ढों के नखरे बर्दाश्त कर लेती हैं। उन्हें जैसे भी नोचा खसूटा जाए उफ तक नहीं करती। लेकिन वो चिट्टी चमड़ी वाले उन्होंने उस बुड्ढे को हाथ से नहीं बढ़ने दिया और वो मुंह लटकाए वापस आ गया। अब हिंदुस्तानी औरतों की तारीफें करते हुए नहीं थकता वो। मैंने उनकी बातों में मुदाखलत नहीं की। कल्पना भी खामोश बैठी थी। मैंने जब भी कल्पना की तरफ देखा उसे अपनी तरफ ही मुतवज्जो पाया, लेकिन हर मर्तबा उसने नजरें झुका ली थी। थोड़ी देर बाद उसने खाली कप ट्रे में जमा किए और ट्रे उठाकर अंदर चली गई। ये लड़की कौन है, कहाँ से मिली तुम्हें? दुर्गा ने कल्पना के जाने के बाद सीता की तरफ देखते हुए पूछा। बड़े ही न्याय हुए हैं इस पर, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर उसे कल्पना के बारे में बताने लगी। मैंने इसे 2 बातों के कारण छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रही थी अगर इसे छोड़ दिया जाता तो ये या तो दोबारा बदमाशों के हत्थे चढ़ जाती या पुलिस के। दोनों सूरतें हमारे हक में ना होती। ये हमारे बारे में सब कुछ उगल देती जिससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। वैसे मैं इस ख्याल से भी इसे अपने साथ लाई हूँ कि अब इस दुनिया में इसका है ही कौन। किसी के हाथ लग गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये तुम्हारी असलियत से वाकिफ है? दुर्गा ने पूछा। ये हमारी असलियत से वाकिफ नहीं, लेकिन इसे जीजा जी कहती है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम, दुर्गा भी मुस्कुरा दी। कल्पना बहुत अच्छी लड़की है, सीता ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं एक ही रात में इसके बारे में अंदाजा लगा चुकी हूँ। तुम बहुत अरसे से अकेली रह रही हो, तुम इसे अपने पास रख लो, तुम्हारे काम कर दिया करेगी और तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। अगर तुम ये बात ना भी कहती तो मैं इसे तुमसे मांग लेती, दुर्गा ने कहा। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। थोड़ी देर पहले मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो ये भी वहां आ गई और जबरदस्ती मुझे हटाकर बर्तन धोने लगी और चाय भी इसी ने बनाई थी। क्या वाकई? सीता उछल पड़ी। बड़ी खुश जायका चाय थी। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे काम की है। लेकिन अगर कभी पिताजी की नजर इस पर पड़ गई तो? चुप रहो, दुर्गा ने उसे डांट दिया। अपने बाप के बारे में ऐसी बातें तुम्हें शुभा नहीं देती। बाप है ही ऐसा तो क्या किया जाए? सीता ढिठाई से मुस्कुरा दी। इसका तजर्बा तो तुम्हें भी है दुर्गा देवी, ठीक कहती हो। दुर्गा ने गहरा सांस लिया। उस बुड्ढे का वैसे कोई भरोसा नहीं, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कल्पना के वापस आ जाने से मौजू बदल गया। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं रात के भोजन की तैयारी करूं। दुर्गा कहते हुए उठी तो कल्पना भी उसके साथ ही उठ गई। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, काम में हाथ बटाऊंगी, उसने कहा। दुर्गा कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा कर रह गई। हम देर तक बातें करते रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू था, कल रात हवेली में रूनुमा होने वाले वाकयात। पुलिस की तफ्तीश किस नतीजे पर पहुंची? कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस का ये अंदाजा तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना है। बेडरूम से सीता और कल्पना के फटे हुए कपड़ों से उसकी तस्दीक भी हो गई थी, लेकिन उस गंजे की लाश को कहां फिट किया जाए? पुलिस के लिए ये केस यकीनन पेचीदा साबित होगा, लेकिन मेरे खदशात बहरहाल अपनी जगह मौजूद थे। पुलिस ने हवेली से फिंगरप्रिंट भी उठाए थे। मेरे प्रिंट्स की तो ज़ाहिर शिनाख्त नहीं हो सकेगी, लेकिन पुलिस किसी शुबे की बिना पर अगर सीता के प्रिंट्स को चेक करने की कोशिश करे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि पुलिस बाज़ औक़ात सामने की ऐसी बातों को भी नजरअंदाज कर देती है जिनसे फौरी तौर पर कोई मुस्बत नतीजा अखज़ किया जा सकता हो, लेकिन बाज़ औक़ात बाल की खाल निकालते हुए जो पुलिस वाले बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। सीता ने गोपाल को मर्दानगी से महरूम कर दिया था। कटे हुए जिस्म से ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि गोपाल किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना था। कोई ऐसी औरत जो अपनी मर्जी के खिलाफ कैप्टन गोपाल की हवस का शिकार हुई थी। अगर किसी ज़हीन पुलिस अफसर ने किसी तरह ये पता चला लिया कि कभी सीता कैप्टन गोपाल की ज्यादती का शिकार हुई थी तो गड़बड़ हो सकती थी। सीता के साथ वो अफसोसनाक वाकया जयपुर में पेश आया था। मुजरिम तो गोपाल था, मगर उसने फौज में अपने ओहदे और ताल्लुकात से काम लेकर सीता के एक गरीब मुसलमान दोस्त को फंसा दिया था और पुलिस ने उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। सीता ही के कहने के मुताबिक जयपुर में उस वाकये को खासी शहरत भी मिली थी। जैसलमेर अगरचे जयपुर से 650 किलोमीटर दूर था, मगर आज के दौर में फासले कोई मायने नहीं रखते। किसी खबर को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। वो खबर जैसलमेर के अखबारात में भी छपी होगी और अगर किसी पुलिस अफसर के ज़हन में वो याद ताज़ा हो गई तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेगा, और अगर किसी पुलिस अफसर के ज़हन में वो बात ताज़ा हो गई तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश जरूर करेगा। हवेली से मिलने वाले उंगलियों के निशानात को सीता की उंगलियों के निशानात से मिलाने की कोशिश जरूर की जाएगी। जयपुर में उसके घर से ऐसी चीजें मंगवाई जाएंगी जो उसके इस्तेमाल में रही होंगी, और जब निशानात मिल जाएंगे तो पुलिस को 2 का नतीजा अखज़ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ गंगू था जो फरार था। पुलिस को किसी खुफिया जरिए से हवेली के बारे में इतला मिली थी। हो सकता है पुलिस को ये इतला गंगू ही ने दी हो, जब मुमकिन है वो हवेली से फरार होकर सीधा
बूढ़े ठाकुर बलबीर सिंह के पास पहुंचाओ और बलबीर सिंह ने पुलिस को गुमनाम इतला दे दियो। हो सकता है पुलिस को इतला उन दोनों में से किसी ने ना दी हो, कोई तीसरा शख्स हो। रात को हवेली में फायरिंग की आवाज भी तो हुई थी और कल्पना की चीखें भी गूंजी थी। कोई ऐसा शख्स जिसने चीखों और फायरिंग की आवाजें भी सुनी हो और उसने गुमनाम रहकर पुलिस को खबर कर दी हो। लेकिन मैंने ये ख्याल भी ज़हन से झटक दिया, अगर किसी को किसी गड़बड़ का शुबा हुआ भी था तो उसे रात ही को पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। आज दिन के 11 बजे तक इंतजार क्यों किया? मैं जितना सोचता उतना ही मेरा ذہن उलझता चला गया। मामला खासा पेचीदा हो गया। सीता को अब भी मेरे हालात से इत्तेफाक नहीं था। वो खासी मुतमईन थी। उसके ख्याल में पुलिस किसी तरह भी जैसलमेर में उसकी मौजूदगी का सुराग नहीं लगा सकती। हम दोनों लान में ही बैठे रहे और जब कल्पना ने खाना लग जाने की इतला दी तो हम उठकर अंदर आ गए। उस वक्त भी खाने में 2-3 डिशें थी जो सब की सब सब्जियों से तैयार की गई थी। मैं सब्जी खोरों में फंस गया और कई रोज से गोश्त खाने को नहीं मिला था। खाने के बाद हम लाउंज में बैठे देर तक बातें करते रहे। कल्पना किचन धोने के बाद सफाई वगैरह कर रही थी। उसने दुर्गा को कई कामों से फारिग कर दिया था। काम से फारिग होकर वो भी हमारे पास आकर बैठ गई। उसे देखकर कहा जा सकता था कि उसके ज़हन से हर किस्म का डर खौफ निकल गया था और यहाँ वो पूरी तरह मुतमईन थी। रात का 1 बज गया। मुझे नींद आने लगी तो मैं उठकर ऊपर उस कमरे में आ गया जो हमने यहाँ पहले ही मुंतखब कर लिया था। मैं बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर जगाया गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस तरह जगाए जाने से आंखों में मिर्चें सी लग रही थी और दिमाग में भी चिनचनाहट हो रही थी। ए महावीर सिंह, उठो, जल्दी करो। सीता मेरे कंधे को झटका देते हुए तेज लहजे में बोली। क्या है? मैंने ख्वाबीदा लहजे में पूछा। क़यामत आ गई है क्या? वो क़यामत से भी बड़ी चीज है, सीता बोली। पिताजी आ गए हैं, जल्दी उठो, भागो यहाँ से। मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ और आंखें पूरी तरह खुल गई। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? मैं बदहवासी में इधर उधर देखने लगा। वो बाहर गली में मौजूद हैं, अंदर आने ही वाले हैं, सीता ने कहा। मेरे दिमाग में एक और धमाका हुआ। मैं बेड से उतरकर जूते पहनने लगा। उसके साथ ही मैं सोच रहा था कि अगर सीता का बाप बाहर गली में मौजूद है तो हम हवेली से कैसे निकल सकेंगे। हवेली की दीवारें भी इतनी ऊंची थी कि उन पर चढ़ना महाल था और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी मुझे अब तक नजर नहीं आया था। मैंने उठकर सीता की तरफ देखा। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ और आंखें सुर्ख हो रही थी। जल्दी आओ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। कल्पना कहाँ है? मैंने कहते हुए सीता के पीछे छलांग लगा दी और उसी लम्हे मेरी नजर कल्पना पर पड़ गई। वो दरवाजे के सामने रायदारी में खड़ी थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो कल शाम को पहन रखा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखें सुर्ख थी। हम सीता के पीछे तेजी से चलते हुए नीचे आ गए जहाँ लॉबी में दुर्गा हमारी मुंतजिर थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश नुमाया थी। हम दुर्गा के साथ उसी रायदारी में आ गए जिसके ऐन ऊपर वो रायदारी थी, जिसके दाएं बाएं हमारे वो कमरे थे जहाँ से हम अभी निकल कर आए थे। मेरा ख्याल था कि दुर्गा में किसी कमरे में छुपा देगी और मेरे ख्याल में ये हमाकत ही होती। अगर यहाँ किसी कमरे में छुपाना था तो ऊपर वाला कमरा क्या बुरा था। मगर दुर्गा किसी कमरे का रुख करने की बजाय सामने बाथरूम में घुस गई और हमें भी अंदर आने का इशारा किया। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। क्या वो हमें बाथरूम में बंद करना चाहती थी? मैंने अंदर कदम रखते हुए सोचा, लेकिन मेरा ये ख्याल भी गलत निकला। बाथरूम किसी कमरे ही की तरह बहुत कुशादा था। एक तरफ संगे मरमर का बहुत बड़ा टब भी था और ये बाथरूम जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता था। फर्श पर संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए थे। 3 दीवारों पर 5 फुट तक टाइल लगे हुए थे। तमाम टुकड़े 5-5 इंच के थे और बड़ी नफासत से लगाए गए थे। दुर्गा बाथरूम का दरवाजा बंद ही कर रही थी कि बाहर से कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। दाईं तरफ कमोड लगा हुआ था। उसके पीछे दीवार के साथ फ्लैश टैंकी थी। उसने टैंकी का ढकना उठाया और अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगी। टैंकी में भरा हुआ पानी पुरशोर आवाज के साथ कमोड में बह गया और दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गई। पहले तो मैं उसे अपना वहम समझा, लेकिन जो कुछ भी था वो हकीकत था। मैं हैरान नजरों से सामने वाली उस दीवार को देख रहा था जिस पर फर्श से छत तक संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए थे। वो दीवार बीच से शक हो रही थी और उसका एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ बाहर की दीवार में गायब हो रहा था। उस दीवार में इतना रास्ता बन गया था कि एक पहलवान किस्म का मोटा ताजा आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। हम तीनों उस दीवार की दूसरी तरफ आ गए और दीवार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जगह पर आने लगी। जैसे ही मौका मिला मैं आने की कोशिश करूंगी, दुर्गा ने कहा। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज रहोगे। दीवार अपनी जगह पर आ गई। मैंने गहरा सांस लेते हुए सीता की तरफ देखा और फिर दीवार को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा।
उस तरफ अगरचे संगमरमर के टुकड़े नहीं लगे थे, आम प्लस्तर था जिस पर रंग किया हुआ था, लेकिन उसमें कोई बाल बराबर लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता हो कि ये दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। ये कुशादा कमरा था जिसमें चंद टूटी फूटी कुर्सियां और कुछ फर्नीचर बेतरतीबी से पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि नामालूम मुद्दत तक हमें इस कमरे में ही कैद रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ घूमा तो बाईं तरफ की दीवार में एक दरवाजा देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सीता मुझसे पहले उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। मैंने कल्पना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए थे। इसी दौरान सीता दरवाजा खोल चुकी थी, उससे आगे एक मुख्तसर सी रायदारी थी। मैं कल्पना का हाथ पकड़कर रायदारी में आ गया। रायदारी की इख्तिताम पर हालनुमा बड़ा कमरा था, उसमें औस दर्जे का फर्नीचर लगा हुआ था। एक एक कमरा उसी रायदारी के दाएं बाएं था और एक सामने। उस कमरे के साथ एक और रायदारी थी, दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। मुझे तो ये सब कुछ देख देख कर हैरत हो रही थी। सीता की आंखों में भी हैरत और उलझन के तासरात नुमाया थे। हम लोग एक एक कमरे में घूमते हुए किचन में आ गए। यहाँ जरूरत का हर सामान मौजूद था। ये 3 बेडरूम का एक मुकम्मल मकान था और उसकी आरास्तगी और सामान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी की रिहाइश भी है। सीता ने आखिरी दरवाजा खोला तो मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सामने एक कुशादा पुख्ता सेन था जिसके ऐन बीच में एक गोल क्यारी थी, जिसके गिर्द 3-4 इंच ऊंची पुख्ता मुंडीर थी और उस क्यारी में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। सेन की दीवारों के साथ भी 3-3 फुट चौड़ी क्यारियां थी जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। सामने वाली दीवार में दरवाजा था जो गालिबन गली में खुलता था। सीधा उस दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं भी उसके साथ ही था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, मैं भी गर्दन आगे निकालकर इधर उधर देखने लगा। ये एक तंग सी गली थी जिसमें मकानों के दरवाजे एक दूसरे से खासे फासले पर नजर आ रहे थे। ये तमाम मकान पुरानी तर्ज के थे। दरवाजों के दरमियानी फासले बता रहे थे कि ये मकान अंदर से काफी कुशादा होंगे। गली तकरीबन 100 गज लंबी थी। उसके इख्तिताम पर गालिबन कोई बाजार था। इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त दिखाई दे रही थी, अलबत्ता गली बिल्कुल सुनसान थी। सीता ने दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और हम हाल कमरे में आ गए जहाँ कल्पना खड़ी परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी। तुम्हारे बाप को ऐसी क्या पड़ी थी कि रातों रात 650 किलोमीटर का फासला तय करके सुबह सवेरे यहाँ पहुंच गया? मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। मेरी मुखातब जाहिर है सीता ही थी। महाराज धर्मेश सिंह की हवेली में 2 अफराद का कत्ल कोई मामूली बात नहीं, सीता ने जवाब दिया। और फिर कैप्टन गोपाल सिंह उनका भतीजा था। उस फौजी अफसर के कत्ल ने तो इंतजामिया को हिला कर रख दिया होगा। कल के अखबारात में तो यही लिखा था कि पिताजी को जयपुर में इतला दे दी गई है और वो कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस दुर्घटना ने पिताजी को भी हिला कर रख दिया होगा और वो रात ही को वहाँ से चल पड़े। हमें तो उन्होंने घर से बेघर कर दिया ना। मैंने कहा, कितनी मीठी नींद सो रहा था। मेरा ख्याल है अभी तो 7 भी नहीं बजे होंगे। 7:15। सीता ने दीवार पर आवेदा घड़ी की तरफ देखते हुए कहा और कहा, क्या तुम्हें ये घर नहीं लग रहा? हर चीज मौजूद है यहाँ। अगर तुम चाहो तो किसी भी कमरे में जाकर सो सकते हो। अब अगर जाग ही गए हैं तो दोबारा सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नींद तो तुम्हारे पिताजी का नाम सुनते ही उड़ गई थी। लेकिन क्या? सीता ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद हमें भूखा रहना पड़े, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पिता कहीं चले नहीं जाते। और उस वक्त तक अपने अगम में घंटी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं अपनी जगह से कई फुट ऊपर उछल पड़ा। सीता और कल्पना भी वैसे ज्यादा सी हो गई थी। मैं संभल कर पीछे मुड़ा तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सोफे के साथ जरा पीछे एक छोटी तपाई पर टेलीफोन रखा हुआ था और उसकी घंटी बज रही थी। मैं उलझी हुई नजरों से सीता की तरफ देखने लगा। ये मकान पता नहीं किसका था और फोन कॉल भी न जाने किसके लिए। अभी तक तो हमें इस मकान में कोई जीरू नजर नहीं आया था। सीता ने इशारा किया तो मैंने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ से किसी के बोलने का मुंतजिर था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और एक ही लम्हा बाद एक नुस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। सीता, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। ओह दुर्गा जी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। महावीर जी, दुर्गा की आवाज सुनाई दी। अभी थोड़ी देर में रामजू नाम का एक आदमी मकान पर पहुंच जाएगा। वो तुम लोगों के नाश्ते का बंदोबस्त कर देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया दुर्गा जी। मैंने कहा, तुमने जिस तरह हमें हवेली से निकाला था मैं तो यही समझा था कि हमें फाका ही करना पड़ेगा। जवाब में हंसी की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर लाइन बेजान हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया। राजीव गांधी हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सीता ने मुझे घूरा। उसकी तो राख भी अब तक निस्तो नाबूद हो चुकी होगी, पर शायद उसकी आत्मा तुमसे मिलने के लिए आने वाली हो। आत्मा हो या कोई जीता जागता इंसान। मैंने कहा, बहरहाल हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है अभी थोड़ी देर में। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी तो मैं अपनी जगह से उठ गया।
वो आ गया है। मैं बाहर आ गया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर कुंडा गिराने से पहले मैंने दरवाजे की झुर्री से झांक कर देखा। वो आदमी दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसी लम्हे दस्तक एक बार फिर उभरी और साथ ही एक भारी आवाज सुनाई दी, महावीर जी दरवाजा खोलो, राजीव आया हूँ। मैंने कुंडा गिरा दिया। दुर्गा ने उसे मेरा नाम भी बता दिया था। दरवाजा खुलते ही जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे जिस्म में चिंचनी की एक लहर दौड़ गई। उसका कद 6.5 फुट से भी कुछ निकलता हुआ था। अबनूसी रंगत, उसने धोती और कमीज पहन रखी थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसका चौड़ा सीना रीछ की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। शेव तो शायद उसने कुछ देर ही पहले बनाया होगा और मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी जिससे उसका चेहरा खासा खौफनाक हो गया था। मोटी मोटी सुर्ख आंखें थी, एक कान में चूड़ी की तरह बड़ा सा बाला और सर पर ग्वालों की तरह कपड़ा लपेट रखा था। उसके हाथ में एक छोटी पित्तल की डोली थी जिसमें दूध था और दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग था जिसमें गालबन नाश्ते का सामान था। नमस्कार महावीर जी, उसने दोनों हाथ किसी कदर ऊपर उठाते हुए कहा। आधा घंटा पहले मुझे दुर्गा देवी ने बताया कि मेहमान आए हैं, उनके खान पीन का बंदोबस्त करूं, ढाबे पर देर होगी। अच्छा ठीक है, पहले हमारे लिए चाय बनाओ फिर नाश्ता तैयार करना, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे ही था। उसने सीता का नाम लेकर प्रणाम किया तो मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि वो सीता को जानता था। सीता के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। कैसी हो सीता जी? राजीव बोला। बहुत अरसा से दर्शन ना ही होने दिया, पढ़ाई कैसी जा रही है? बस ठीक ही जा रही है, सीता ने जवाब दिया। तुम्हें दुर्गा ने यहाँ भेजा है ना, और उसने तुम्हें सब कुछ समझा भी दिया होगा। तुम चिंता मत करो सीता जी, राजीव जल्दी से बोला। हमने सीता देवी के बारे में कुछ नहीं सुना, वरिंतु उसे नहीं देखा। ठीक है, अब जाओ, पहले हमारे लिए चाय बनाओ, सीता ने कहा। राजीव किचन वाली रायदारी में चला गया और मैं सीता वाले सोफे पर बैठ गया। ये क्या चीज है? मैंने किचन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये बड़ी कुत्ती शह है, सीता मुस्कुराते हुए बोली। बचपन से हमारे घर में काम करता था और हमारे घर में ही पला है। पिताजी ने दुर्गा को ये हवेली लेकर दी तो इसे भी साथ ही भेज दिया। कुत्ते की तरह वफादार है, जान दे देगा पर मालिक पर आंच नहीं आने देगा। कल मैंने इसे हवेली में नहीं देखा तो यही समझी थी कि शायद दुर्गा ने उसे वापस भेज दिया है। अगर तुम्हारे पिता से इसका सामना हो गया तो तुम्हारे बारे में बता तो नहीं देगा? मैंने पूछा। नहीं, सीता बोली। दुर्गा ने इसे समझा कर ही यहाँ भेजा होगा और फिर मुझे हवेली की बजाय यहाँ देखकर भी बहुत कुछ समझ गया होगा। ये मकान, मैंने कहते हुए इधर उधर देखा। मैंने सुना था कि महल्लात और हवेलियों में जेर जमीन सुरंगें और खुफिया रास्ते होते हैं। आज पहली मर्तबा देखा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जरा सुकून होने दो, मैं तुम्हें यहाँ के तारीखी महल्लात और हवेलियों में खुफिया रास्ते और सुरंगें दिखाऊंगी। उन्हें देखकर तुम इत्मीनान से हैरान होते रहना। फिलहाल तो मैं हैरान हो रही हूँ, सीता ने कहा। किस बात पर? मैंने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस मकान पर, सीता बोली। मैं दुर्गा की हवेली में कई बार आई हूँ। हवेली में तय खानों के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन बाथरूम से खुफिया रास्ता और ये मकान, मुझे इसका इल्म बिल्कुल भी नहीं था। फिर तो वाकई हैरत है, मैंने कहा। तुम्हारे बाप की हवेली और तुम्हें इस खुफिया रास्ते का इल्म नहीं था। ये हिंदुस्तान है माई डियर, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये खिता तो राजों महाराजों का है, जहाँ गद्दी के लिए अपने मुखालफिन को मौत के घाट उतार देना बहुत मामूली बात समझी जाती थी। इक़्तिदार बहुत बुरी चीज है। तुम हिंदुस्तान की तारीख का मुतालिया करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ तख्त तो ताज और गद्दी के लिए बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को मौत के घाट उतारने में भी कभी हार महसूस नहीं किया। हिंदुस्तान की तारीख में तो महल्लाती साजिशें बहुत मशहूर हैं। बरसरे इक़्तिदार शहनशाह राजा को अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं होता। औलाद खसूसन बेटा पैदा होते ही वो अपने बचाव और फरार के रास्ते भी तैयार कर लेते हैं। किसी राजा के महल में खुफिया खानों और सुरंगों का इल्म उसकी औलाद को भी नहीं होता था और मुसीबत के वक्त राजा अपनी जान बचाने के लिए वही खुफिया रास्ते इस्तेमाल करता था। तो गोया तुम्हारे बाप को भी अपनी औलाद पर भरोसा नहीं था, मैंने कहा। मेरे बाप का कोई बेटा नहीं था जिससे उसे कोई खतरा महसूस होता, सीता ने जवाब दिया। हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरी दीदी शादी करके अमेरिका जा चुकी है और मैं तो वैसे ही बेजरर सी लड़की हूँ, अपने बाप की बहुत लाडली। मुझसे उसे क्या खतरा होगा जो वो ऐसी बातें उसे छुपाने की कोशिश करेगा। और वैसे भी हम दोनों बहनों की पैदाइश से पहले ही बाबा जी का राज सिंहासन छीन चुका। और ये हवेली, वो चंद लम्हों को खामोश हुई फिर बोली। हवेली तो उन्होंने बनी बनाई खरीदी थी जो बाद में दुर्गा को दे दी थी। अगर उन्हें इस खुफिया रास्ते का पता भी था तो हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हो सकता है कि दुर्गा को इसका इल्म हो और उसने तुम लोगों को कभी नहीं बताया। मैंने उसके खामोश होने पर कहा। वो तुम्हारे बाप की रखेल है। करोड़ों रुपए मालिद की ये हवेली उसने दुर्गा को बख्श दी थी। दुर्गा को यकीनन तुम्हारी माँ की तरफ से कोई खतरा होगा, इसलिए तो उसने किसी हंगामी सूरत हाल में अपने बचाव का ये रास्ता छुपा रखा होगा। बहुत ज़हीन आदमी हो, सीता मुस्कुराई। तुम्हारे दिल में ऐसी बहुत सी बातें आ सकती हैं और आनी भी चाहिए।
लेकिन दुर्गा को मेरी माँ से कोई खतरा नहीं। इब्तदाई चंद बरसों में माँ जी उससे कुछ नाराज रही थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनके दिल से मैल निकल गया और उन्होंने दुर्गा से मिलना भी शुरू कर दिया। माता जी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि पिताजी ने ये हवेली दुर्गा के नाम ट्रांसफर क्यों कराई थी। और एक मौके पर तो दुर्गा ने हवेली के कागजात माता जी के चरणों में रख दिए थे और हवेली से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, मगर माता जी ने ना तो कागजात लिए और ना ही हवेली पर हक जिताया। उनके पास कमी ही क्या थी। हाँ ये तो है, मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन दुर्गा ने ये राज अब तक क्यों छुपाए रखा? हो सकता है उसे कभी बात करने का मौका ही ना मिला हो, सीता ने जवाब दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उसके दिल में कोई खोट होता तो आज भी हमें इस राज से आगाह न करती, बल्कि पिताजी की नजरों से बचाने के लिए हमें किसी और तरीके से हवेली से निकालने की कोशिश करती। हमारी बातें जारी थी कि राजीव चाय लेकर आ गया। उसने हम तीनों के सामने एक एक कप रखा और हमारे सामने ही फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। कल्पना इतनी देर तक डरी सहमी बैठी रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उसका खौफ बतदरीज कम होने लगा था। राजीव सीता से बातें कर रहा था और वो दिलचस्पी से बातें सुन रही थी। राजीव, सीता ने चाय का घूंट भरने के बाद राजीव की बरहना तोंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तुम जाकर कोई कुर्ता पहनो और इस तोंद को छुपाओ जिसे देखकर डर लग रहा है। लो सुन लो सीता जी की बातें। राजीव ने हंसकर कहा, सीता जी सारा जीवन तो तुमने राजीव की इस तोंद पर खेलते हुए बिताया है, अब डर लगने लगा तेरे को? मेरे मुंह में चाय भरी हुई थी। राजीव की इस बात पर मैं अपनी हंसी जब्त नहीं कर सका। मेरे मुंह में भरी हुई चाय का फवारा छूट गया और सामने बैठा हुआ राजीव उसी की जद में आ गया। सीता और कल्पना भी कह के लगाने लगी। राजीव ने मासूमी से जो बात कह दी थी वो उसका मफहूम नहीं जानता था। वो सर से कपड़ा उतार कर अपना चेहरा पूंछने लगा जहाँ मेरे मुंह की चाय गिरी थी। सीता बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा सकी। राजीव ऊँकों की तरह हमारा मुंह तक रहा था। उसकी समझ में नहीं आ सका था कि उसने क्या गलत बात कह दी थी। क्या हुआ आप लोगों को? वो बारी बारी हमें घूरते हुए बोला। क्या कह दिया हमने? तुम ये कहना चाहते थे कि मैं बचपन में तुम्हारी गोद में खेली हूँ, सीता ने कहा। हाँ हम तो यही कहे तुम, राजीव बोला। मगर तुमने तो ये कह दिया कि अपना जीवन तुम्हारी तोंद पर खेलते हुए बिताया है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जवान होने के बाद भी। राम 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 राम। राजीव कानों को हाथ लगाता हुआ उठ गया। ये क्या कह रही हो सीता जी, तुम तो हमारी बिटिया हो। अच्छा अब नाश्ता बनाने जा रहे हैं। वो किचन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद भी हम देर तक हंसते रहे। चाय पीने के बाद हमने एक बार फिर तीनों बेडरूम में झांका। तीनों के साथ अटैच बाथरूम थे। हम एक एक कमरे में घुस गए। तकरीबन 9 बजे हमने नाश्ता किया। उसके थोड़ी देर बाद राजीव सौदा लेने के लिए बाजार जाने लगा तो सीता ने उसे मुर्गी का गोश्त लाने को भी कह दिया था। हिंदुओं ने अगरचे गाय का गोश्त अपने ऊपर हराम कर रखा था, लेकिन बेशतर लोग बकरे या मुर्गी वगैरह का गोश्त भी नहीं खाते थे। हम लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रात हमारे जिस्मों पर थे। सीता ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। सुबह इस कदर अफरा तफरी में वहां से भागे थे कि कपड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला था। 11 बजे के करीब राजीव वापस आ गया। वो कुछ फल भी ले आया था। उसने फल धोकर प्लेट में हमारे सामने रख दिए और खुद किचन में जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। हम फल खाते हुए खुश गपियों में मसरूफ थे कि एक अंदरूनी दरवाजे से दुर्गा को बरामद होते देखकर हम सब भी चौंक गए। मेरे दिन को एक झटका सा लगा कि अचानक दुर्गा कहां से आ गई।